हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज डीडीयू बीए प्रवेश परीक्षा 2020 के 2020 के महामैराथन क्लास चलेगा, ठीक है। और डीडीयू जो है बीए में किन किन विषयों से क्या क्या प्रश्न पूछती है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग बीए के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाएं, ठीक है। बीए के जो डीडीयू बीए जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं उसमें अच्छा मार्क्स पाएं और हमको कैंपस मिले, डीडीयू बीए कैंपस मिले। और सिर्फ कैंपस मिलने तक का सवाल नहीं है, बात यह है कि अगर आपको कैंपस मिल भी जाता है तो आप आपका सब्जेक्ट क्या मिलता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट चाहिए बीए में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट आपको चाहिए तो फिर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए और भी ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। हम लोग इन बिंदुओं पे बात करेंगे, ठीक है। और इन 6 विषय पे, ठीक है, देखिए क्या क्या विषय है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भूगोल है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, हिंदी और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, ठीक है। तो इन 6 विषयों से जो है डीडीयू बीए का एंट्रेंस लेती है, ठीक है। तो हम इन 6 विषयों में आज महामैराथन क्लास करेंगे। 6 विषयों के क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन दबा लें और जब तक भी वीडियो में आपका एडमिशन नहीं जाता, आपका एडमिशन का हर एक प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब देखिए इतिहास में प्राचीन इतिहास से क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, देखिए क्या क्या हम आपको बता देते हैं। और इन जो चैप्टर्स है प्राचीन इतिहास के, ये जो चैप्टर्स है इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ लोगे उतना ही तो बहुत काफी है, ठीक है बीए के लिए। देखिए पषाण काल में, अब पषाण काल में 3 पषाण काल होता है, पूरा पषाण काल, वैसे 4 होता है लेकिन 3 में बांटा गया, 4 में भी बांटा गया। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पूरा पषाण काल, ठीक है, मध्य पषाण काल, नवपषाण काल और ताम्रपषाण काल, ये 4 काल है, ठीक है पषाण काल के। तो अब पषाण काल में आप ये पढ़ो कि जैसे कुत्ते का जैसे पालन किस काल में हुआ, ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में, आपको सन से नहीं मतलब है कि पूरा पषाण काल का सन क्या है, नव पषाण काल का सन क्या है, मध्य पषाण काल का, ये सब सन आपको नहीं पढ़ना है। आप ये देख लो दिमाग में कि आग का प्रयोग कब हुआ था, किस पषाण काल में हुआ था, ठीक है। फिर है कुत्ते को जो पालतू पशु बनाया गया, ठीक है, वो किस पषाण काल में बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे जो है पॉइंट्स वाई की मतलब कौन सा काम किया गया, नौ पषाण काल किसके लिए फेमस है और मध्य पषाण काल किसके लिए फेमस है, ताम्र पषाण काल किसके लिए फेमस है, जैसे पत्थर का आविष्कार, पत्थर से आग बनाने के लिए, ये सब आपको देखना है नौ पषाण काल में, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर खोजकर्ता की बात अगर पूछता है तो सिर्फ 2 ही पूछता है कि हड़प्पा, ये हड़प्पा का खोज किसने किया या तो मोहनजोदड़ो का खोज किया किसने किया, ठीक है। इन्हीं दो खोजकर्ता का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। हड़प्पा का कौन है, दयाराम साहनी है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करो कि आप जो इसमें का स्थल है, इन दोनों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद करो आप। और फिर ये देखो कि ये जो स्थल है, जैसे हड़प्पा कालीन जो स्थल है, जैसे लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। उसके बाद है कीर्तिजी है, ठीक है। फिर है रंगपुर है, ठीक है। तो ऐसे जो आप क्या करो, जो स्थल है वो आप देख लो कि कहाँ पे है, किस जिले में, जैसे लोथल है गुजरात में, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करो ना कि आप ये देख लो, जैसे रोपड़ भी एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करो, जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसका ये देख लो कि वो किस प्रांत में है, ठीक है। अगर इंडिया में है तो वो किस किस स्टेट में है, और पंजाब में है तो किस स्टेट में है। आप हड़प्पाकालीन ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता में आप इतना देख लो, ठीक है। और ये उसके करने के बाद आप एक चीज देख लेना कि जो ये स्थल है वहां पे क्या साक्ष्य मिला है, ठीक है। वो क्या साक्ष्य मिला, जैसे लोथल में युग्मित सावधान मिला है, ठीक है। मतलब जोड़े में 2 लोगों का 100 मिला है, ठीक है। ऐसे साक्ष्य वहां पे मिला है, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो में क्या है, विशाल अनागार है, ठीक है। तो विशाल स्नागार है और यहाँ पे ये सब आपको देखना है। पशुपति की मूर्ति भी है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन कहाँ पे है, कौन सा साक्ष्य है। जैसे हड़प्पा में है तांबा गलाने की भट्टी है,
तांबे की इक्का गाड़ी है। ओके, तो आपको बस ये देखना ना कि कौन सा साक्ष्य कहाँ पे मिला है, ठीक है, किस स्थल पे कौन सा साक्ष्य मिला है, ठीक है, ये इतना आपको देखना है। क्या देखना है, एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, ठीक है, और देखना है बस आपको। और देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सन भी याद कर लीजिएगा, हड़प्पा का 1921 और मोहनजोदड़ो का 1922, ठीक है, ये बस आपको देख लेना है, सन इन दोनों का देख लेना है, ठीक है। और फिर हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनके स्टेट्स देखना है, और जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है, किस स्थल पे क्या क्या मिला है, ठीक है, ये देखना है आपको। फिर वैदिक काल में देखना है, वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, देखिए ऐसे ये आपको दिखना है, जैसे कि किसमें जादू टोने की बात की गई है, ठीक है, फिर ऋग्वेद में क्या बात कही गई है, ठीक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स देखना है, बस इतना आपको करना है। वैदिक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है इसमें वैदिक काल से, एक दो एक एक अगर आ गया तो मतलब कम चांस है, लेकिन वैदिक काल आप देख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में ये देख लेना है। और फिर ये आपको ये क्रम से रखने के लिए भी बोलता है कि ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद चारों दे देगा, फिर आपको क्रम वाइज करना रहेगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म देख लीजिए, जैन धर्म में देखिए तीर्थकर पूछता है, एक पहला पूछ सकता है, ठीक है, पहला तीर्थकर कौन थे, फिर 23वां पूछता है, फिर 24वां पूछता है, ऐसे पूछता है, फिर 24 से 25वां तो है नहीं, 24 तक पूछता है, ठीक है। तो पहला 23 और 24 ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर इसका इनका महावीर का जन्मस्थल कहाँ पे है, ठीक है, महावीर का जन्मस्थल कहाँ पे है। उसके बाद महावीर से संबंधित कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, उनको शिक्षा कहाँ मिली, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा आपको याद करना है जैन धर्म में। ओके, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक। तो बौद्ध धर्म में आप बुद्ध से संबंधित उन्होंने शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की, ठीक है, फिर उनका जो महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ पे है, ठीक है, महापरिनिर्वाण स्थल जो कि कुशीनगर में है, तो ठीक है, और जन्म कहाँ इनको मिला, ये सब देखना है। ओके, और फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो आप ये सब चीज आप देख लीजिएगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मगध साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वंश के संस्थापक, इसमें संस्थापक ही पूछता है अधिकतर, मगध साम्राज्य की जितने भी वंश से संबंधित है उनके संस्थापक पूछता है, ठीक है। जैसे वैसे ही मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में भी वैसे ही पूछता है कि मतलब इस वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ऐसे ही पूछता है। फिर गुप्त साम्राज्य, ये भी है, इसमें भी संस्थापक का याद करेंगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं ना, जो मुख्य मुख्य लगे, जैसे कौटिल्य का है, ठीक है, कौटिल्य का, फिर ये राजतरंगिणी का लेखक जो है कलहन है, तो ऐसी आप जो पुस्तकें दिया है, ठीक है, चंद्रप्रदायी क्या लिख मतलब जो पुस्तकें हैं प्राचीन इतिहास से, ये ज्यादा पुस्तकें प्राचीन इतिहास से संबंधित पूछे जाती हैं, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं आप उन लोगों को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, और उनके लेखक कौन है ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, बस इतना आपको काम करना है। प्राचीन इतिहास में बस 8 चीज पढ़ना है, ठीक है। ये जो 9 है ये पुस्तक जो इन्हीं से टॉपिक से रहेगा ना, कि इनमें कहाँ पे कौन सा पुस्तक किसने लिखा, ये इसी में रहेगा, ठीक है। तो इसको आप अलग से पुस्तकें और लेखक देख लीजिएगा। ओके, इतना प्राचीन इतिहास में आपको करना है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, अब देखिए मध्यकालीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इन सब चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़िए, ठीक, दिल्ली सल्तनत। और देखिए दिल्ली सल्तनत के पहले आप लोग बस एक चीज आप लोग बस पढ़ लीजिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, ये बस 2 पॉइंट आप लोग बस पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत सीधे पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में देखिए क्या क्या पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, ठीक है, वास्तविक गुलाम। देखिए अब गुलाम वंश की स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अगर पूछता है जैसे क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सबको पता है, बट लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कभी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। वास्तविक जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का भी था, इसका उत्तराधिकारी था एक आराम शाह, जो कि योग्य नहीं था, अयोग्य था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक खुद नहीं चाहता था कि वो बने, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद ये बन जाता है कौन,
आराम सा बनता है, कुछ कुछ दिनों के लिए आराम सा बनता है, लेकिन बाद में फिर 6 महीने के बाद फिर इल्तुतमिश ही बैठता है, शासक वही बनता है। ठीक है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये चारों में से आप तो पहले आप इसमें से क्या पढ़ोगे, आप देखो आप इस संस्थापक पढ़ लेना। ठीक है, संस्थापक, और इसमें से जो मुख्य होंगे, जो जिनका कुछ मतलब काम होगा, जो मुख्य काम फेमस है, जैसे खिलजी वंश में ना अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति थी बाजार नियंत्रण नीति, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने चलाया था। तो देखिए बाजार नियंत्रण जो नीति है ना, वो किसने चलाया था, खिलजी ने। ठीक है, खिलजी ने। तो इसमें से ये पूछ सकता है खिलजी वंश, ठीक है, गुलाम वंश में पूछ देता है। ठीक है, तो आपको ये सब देखना है, तुगलक सैयद वंश, संस्थापक देख लीजिएगा, फिर उनके काम देख लीजिएगा। सन से कोई मतलब नहीं, आप लोग सन लेके कंफ्यूज रहते हो ना कि सर सन याद करना रहता है, हिस्ट्री है ये वो, तो सन को लेकर आप प्रेशराइज मत हो, आप बस इनके काम देखो, जो मुख्य मुख्य जो शासक है उनके क्या काम है। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया है वो बस आप देख लो, और इसके जो संस्थापक जो इसके स्थापना किया है, जिस वंश का स्थापना, ये आप बस देख लो, बस बहुत है इतना। ठीक है, फिर दक्षिण के राज्य में देखो, दक्षिण के राज्य में विजयनगर है, बहमनी है। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का जो है वो विजयनगर के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखना, विजयनगर बहमनी। विजयनगर में एक थे कृष्णदेव राय, जो कि सबसे सफल शासक थे, वो सबसे योग्य शासक थे विजयनगर के। तो आप लोग विजयनगर और बहमनी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मुगल साम्राज्य, जो कि मध्यकालीन इतिहास का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मुगल जो साम्राज्य है, इसमें आपको देखिए मुख्य मुख्य कौन से शासक थे, वो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये मुख्य शासक है। देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, आप बाबर देखिए, आपको देख लेना है कि बाबर ने किसके किसके साथ युद्ध किया, ये आपको देखना है। फिर हुमायूं ने किसके साथ युद्ध किया, ये आपको देखिए। अकबर ने किसके किसके साथ युद्ध किया, ये देख लीजिए। जहांगीर का युद्धकालीन क्या है, शाहजहां किसने से युद्ध किया या नहीं किया, औरंगजेब। जैसे वैसे मुख्य जो है ना, मुख्य जो लड़ाई है वो बाबर, हुमायूं, अकबर ने ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बाबर के साथ कौन सी लड़ाई हुआ, या ऐसे पूछ देगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था, पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, उनके साथ हुआ था। और ये बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका मुगल साम्राज्य, मुगल वंश जो है, मुगल साम्राज्य जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, यहाँ से आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और लोधी वंश को आप समाप्त करके ये बैठ जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ओके, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसमें आपको एक चीज देखना है कि ये जो कार्य किए हैं, कि ये अकबर के काम देख लीजिए, अकबर ने क्या क्या कार्य किए। जैसे दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है, इबादत खान का स्थापना किया था, कई चीज है इनका जो ये जो काम किया है वो, ठीक है, जो कार्य किया है वो, जो योगदान दिया है वो आपको देख लेना है। ठीक है, फिर जहांगीर ने क्या क्या काम किया है, शाहजहां ने क्या क्या काम किया है, औरंगजेब का क्या काम है, कुछ देख लेना। फिर हुमायूं का कुछ काम है। फिर इसमें देखिए इनसे संबंधित किताबें भी लिखी गई हैं, जो आईने अकबरी है, ठीक है, हुमायूं नामा है, कुछ ऐसी किताबें हैं, उनके कौन लिखा है। ठीक है, आईने अकबरी, अब नाम से लिखा आईने अकबरी, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आईने अकबरी का मतलब अकबर ने लिखा है ना, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, तो नाम पे मत जाइएगा, आप बस किताब का देखिएगा कि इनसे संबंधित जो किताबें हैं उनके लेखक कौन है। ओके, ये सब आप चीज देख लीजिएगा, और इनके युद्ध देख लीजिएगा। ठीक है, युद्ध, इनसे संबंधित किताब, और इन्होंने क्या काम किया है ये देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए मराठा का देखिए युद्ध देख लीजिएगा, मराठाओं का युद्ध क्या है। ठीक है, मराठा में जो शासक है उनके बारे में देख लीजिए, क्योंकि मराठा से क्वेश्चन पूछ देता है, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आता है धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक संत और उनके पुस्तक। सामाजिक और धार्मिक संत और उनके पुस्तक में, जैसे सामाजिक और धार्मिक संत का मतलब जो होगा, जैसे कबीर हुए, ठीक है, कबीर हुए, रैदास हुए, तुलसीदास हुए, ठीक है, इनसे ये आपको ये देख लेना ना कि ये लोगों का पुस्तक क्या है। ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है, जन्म स्थल नहीं पूछता है, सन नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ देगा, लेकिन आपको मुश्किल है, बस ज्यादा अधिकतर आप पुस्तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन लोगों की पुस्तक जरूर पढ़िए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इनके जन्म स्थल देख लीजिएगा। लेकिन जो कबीर, रैदास, तुलसीदास और
बहुत लोग हैं जो कि सूरदास हैं, ठीक है। इन लोगों के जितने पुस्तक हैं, इन लोगों क्या क्या पुस्तक लिखा, कबीर जी ने क्या क्या पुस्तक लिखा, दास ने क्या लिखा, तुलसीदास ने क्या लिखा, सूरदास ने क्या लिखा, मीराबाई ने क्या लिखा, तो इन लोगों की पुस्तक देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना ही बस इसमें आपको करना है। उसके बाद है कि युद्ध कब और किसमें हुआ, ठीक है। ये युद्ध की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध जो है मध्यकालीन इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो देख लीजिएगा कब हुआ और किसमें हुआ, ठीक है। कब हुआ और किसमें हुआ, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध के सन दे देता है, ठीक है। शासन का सन नहीं देता। जैसे शासन की ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस रहता है कि गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने कितने मतलब कब से शासक किया, ये सब बहुत कम चांस पूछता है। लेकिन युद्ध कब हुआ ये पूछेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ, तो ये आपको दिख रहा है कब और किसमें। उसके बाद मध्यकालीन पुस्तकें जो भी हैं, ठीक है। मध्यकालीन पुस्तकें चाहे वो मुगल साम्राज्य में लिखी गई हों, ठीक है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में लिखी गई हो, चाहे मराठा कालीन में लिखी गई हो, जो भी है मतलब इनकी पुस्तक आपको देख लेना है। मध्यकालीन इतिहास में यही करना है, आपका मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा। इतना हम आप कर लेंगे तो आप अच्छा नंबर मध्यकालीन इतिहास में ला सकते हैं। देखिए आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, यही सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस में याद कर लेना कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, कि फ्रेंच आए, कि डच आए, ब्रिटिश आए, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस में आपको याद कर लेना, क्योंकि आप पूछता है क्वेश्चन ऐसे कि दे देगा सबको और फिर आपको सीक्वेंस में बताना रहेगा कि पुर्तगाली पहले आए, कि डच पहले आए, कि फ्रांसीसी पहले आए, कि ब्रिटिश पहले आए। तो ऐसे आपको सीक्वेंस में आप याद कर लेना, ठीक है। सन मत याद करना, कोई जरूरी नहीं है कि सन में आप याद कर लो, बस एक याद कर लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, फिर लेकिन और सब ऐसे आप सीक्वेंस में आप याद कर लेना कि कब कब आए, ठीक, मतलब कब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया, मतलब ऐसे सीक्वेंस में आप याद करना। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के, फिर आपके आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ऐसे इन सबको चीज को याद कर लेना। जैसे दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आप ये भी याद कर लो। फिर उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया, क्योंकि ये देखिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीए के लिए, ठीक है। बीए एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन है, इसमें तीन तीन क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में, ठीक है। उसमें आपका प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। इन सब चीजों का रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना है, ये सब चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। सन 1857 की विद्रोह के नेतृत्व करता कौन था, कि दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था, बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो ये नेतृत्व करता आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अधिनियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अधिनियम 1935 का अधिनियम, ठीक है। जैसे जो 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 भी अधिनियम बना हुआ है, 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो फिर ऐसे आप अधिनियम एक्ट, जो भी एक्ट ब्रिटिश ने लगाया भारत पे, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप आंदोलन पढ़ लीजिएगा कि गांधी जी का जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, फिर होम रूल जो लोग आंदोलन हुआ, ठीक है। तो जितना ये आंदोलन है आधुनिक भारत से संबंधित, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इसमें से आप मतलब वैसे अगर जितना आपको टाइम हो सबके में कुछ ना कुछ देख लीजिएगा कि इनका क्या क्या योगदान है, ठीक है। जरूर कोई जरूरी नहीं कि आप लोग मतलब अभी कम टाइम है तो आप सब नहीं देख पाओगे, तो आप लोग कब होंगे, कब पैदा हुए, ठीक है, ये आप लोग ना देखिए, मतलब बस या इनके बारे में ज्यादा देख सकते हैं। गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू, ये चारों में इनका जन्म भी देख लीजिएगा कि जन्म कब हुआ और इनका डेथ कब हुआ, ठीक है। तो बाकी का काम देखिएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। फिर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो काम किए, ठीक है, जो इनका योगदान है उनको देख लीजिएगा, यही ज्यादा पूछा जाता है। एस.सी. बोस ने, ठीक है, क्या काम किए, ठीक है, क्या काम किए, किस संस्था को ज्वाइन की, ये देख लीजिएगा। गांधी जी को तुम अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, गांधी जी को तुम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गांधी जी का तो अनिवार्य है कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा।
जवाहरलाल नेहरू पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, इन्होंने पुस्तक भी लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र भी चलाया जो कि मराठा था, ठीक है। तो इनकी पुस्तकें और इन लोगों के समाचार पत्र जिन लोगों ने चलाया वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल का, देखिए ये गवर्नर जनरल आप लोग लाइन से नहीं याद कर पाएंगे, टाइम नहीं है उसके लिए, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये चीज करिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भारतीय गवर्नर जनरल था ये राजगोपालचारी थे, ठीक है। और जो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल से पूछेगा तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, लाइंस कोई जरूरी नहीं पढ़ने का, लेकिन एक चीज आप लोग देख लीजिएगा कि कुछ कुछ कि जो मुख्य काम किए, ठीक है, इन लोगों का जो मेन काम, जैसे ये रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई, ये सब आप चीज देख लीजिएगा। इनके कोई जरूरी नहीं कि इनके पूरे ईयर याद करेंगे कि किस शासन में, टाइम नहीं है, लेकिन आप जो इनके जनरल जो इनके अंदर काम हुआ, सती प्रथा जब समाप्त हुई तो उसमें कौन थे गवर्नर जनरल, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, बस इतना आप लोग ये चीज तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, भूगोल में बस इतना पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, ग्रह, ग्रह में आपको ये पढ़ना है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा, तो ये आपको देखना है फिर, ठीक है, ये देख लेंगे आप। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये देख लेना है ना कि इनकी कितने ग्रह उपग्रह हैं, ठीक है, सैटेलाइट कितने हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट आप देख लीजिएगा, और इसमें आप एक चीज और देख लीजिएगा कि ग्रह में आप एक चीज और देख सकते हैं कि सीरियल वाइज जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस जो सीरियल वाइज है वो कैसे है, छोटा बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, मतलब ऐसे सीक्वेंस में देखिए, ऐसे सबसे छोटा से देखिए या तो सबसे बड़ा से देखिए, ठीक है। तो सीक्वेंस में भी आप देख लीजिएगा सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, उससे फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, ये बस देखना आपको, ठीक है। जलधारा की प्रकृति, ठीक है, ये जलधारा की प्रकृति देखना है कि कौन सा, जैसे फ्लोरिडा जलधारा है वो कौन सी धारा है, गर्म है कि ठंडी जलधारा है, ये सब जितनी जलधाराएं हैं उनकी प्रकृति देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी नेचर वो ठंडी है कि वो गर्म है, ठीक। उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरें एवं जल संधियां, ठीक है, जो नहरें होती हैं विश्व की जो प्रमुख नहर है, ठीक है, वो किन किन नहरों को जोड़ती है, जो प्रमुख नहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्वेज नहर हो गया, ठीक है, ये किनको किनको जोड़ता है, दो दो सागर को जोड़ते हैं, ऐसे इनका काम होता है, और जल संधियां भी वही करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है नदियों पर बसे प्रमुख शहर, ठीक है, जो नदी है उनकी जो नदी है प्रमुख नदी है उनकी जो शहर है वो किस नदी पे बसी हुई है, चाहे वो विश्व के स्तर पे हो, जैसे लंदन है, ठीक है, लंदन है, पेरिस है, सेम वैसे इंडिया में भी देखना है, आगरा होगा, लखनऊ हुआ, ठीक है। तो फिर ऐसे बस आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ओके। उसके बाद है प्रमुख फसलें और खनिज उनके उत्पादक देश और फिर भारतीय राज्य, जैसे इसका मतलब हुआ जैसे जो फसल है, प्रमुख फसल है, जैसे सबसे ज्यादा गेहूं किस देश में होता है, सबसे ज्यादा चावल किस देश में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है, सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है, जो भी फसलें होंगी। उसके बाद खनिज भी देखना है कि सबसे ज्यादा जैसे लोहा सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है, चाहे इंडिया के अकॉर्डिंग लोहा सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो फिर आपको खनिज और फसलें ये देख कर आपको देख लेना है, ठीक है, चाहे इंडिया लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी देखना है और फिर वर्ल्ड लेवल पे भी देखना है। उसके बाद अब विश्व के घास मैदान, ठीक है, घास मैदान जैसे अफ्रीका में कौन सा घास मैदान पाया जाता है, या ऐसे पूछ सकता है कि प्रेरी किस घास किस देश में पाया जाता है घास मैदान, ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब विश्व में सर्वाधिक बड़ा ऊंचा एवं लंबा, बड़ा ऊंचा एवं लंबा सबसे बड़ा
जैसे कुछ सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपको देख लेना है, बड़ा ऊंचा है लंबा, ठीक है, मुख्य मुख्य जो चीजें हुई। फिर ये जो परियोजना है, उत्तर भारत की जो प्रमुख परियोजना है, उसके बाद में देखना है नर्मदा परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना, ये परियोजना देख लेना। उसके बाद प्रमुख कृषि क्रांति, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी क्रांतियां हैं उनको देख लेना, उनके जनक को भी देख लेना है कि किसने किया था, ठीक है। उसके बाद उद्यान देख लेना, उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य भी देख लेना है कि कौन सा जो उद्यान कहाँ पे है, ठीक है, ये भी देख लेना। फिर जनजातियां देखना है, विश्व लेवल पे भी देखना है और ये इंडिया के लेवल पे भी देखना है कि कौन सी जनजातियां, ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये ऐसे देख लेना आपको। फिर बंदरगाह देख लेना है, इंडिया लेवल पे बंदरगाह देखना है कि भारत की कोचीन बंदरगाह कहाँ है, ठीक है, ऐसी की बंदरगाह देख लेना है। प्रमुख झील देख लेना है, इंडिया लेवल पे भी देखना है और वर्ल्ड लेवल पे भी देखना है। और उसमें ये भी देखना है कि सबसे मीठा जल कौन, सबसे मीठा झील कौन सी है, खारा पानी वाली झील कौन सी है, तो ये भी देख लेना है। फिर भौगोलिक उपनाम देखना है, हाथियों का देश किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो फिर इतना भौगोलिक उपनाम देख लेना है, ठीक है, ये इतना आपको करना है भूगोल में, ठीक। 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक आप व्यवस्थित देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, संविधान निर्माण पढ़ना है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ लेना आपको पूरा अच्छे से कि इसमें स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, उनमें जो समिति थी, वो समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, ठीक है, इनमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर इसमें जो चीजें अपनाई गई वो कब कब अपनाई गई, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ, ये सब आपको चीज पढ़ना। फिर इसमें स्रोत जो है, संविधान के स्रोत मतलब मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, इन सब चीज के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो अच्छा, ये जो चीज है ना संविधान निर्माण से ज्यादा ज्यादा पूछता है, ठीक है, बीए में ज्यादा पूछता है, संविधान निर्माण और उनके स्रोत जो है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ये पूछता है। फिर संविधान के भाग पढ़ लीजिएगा, संविधान के भाग ऐसे मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, ठीक है, तो ये आपको भाग देख लेना है, ओके। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो इनके कार्यकाल होते हैं, इनके सदस्यों, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है, तो ये सब चीज भी देख लेना है आपको इनके कार्यकाल की बात, ठीक है। संविधान संशोधन, जो प्रमुख संशोधन हुए हैं, ठीक है, प्रमुख जो संशोधन है उसमें क्या संशोधित किया गया है, ठीक है, ये आपको चीज देख लेना है, ओके। फिर प्रमुख अनुच्छेद देख लेना है, जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है, स्टार्टिंग का अनुच्छेद देख लीजिएगा 1 से लेकर 40 तक। फिर उसमें इधर आपातकालीन जो अनुच्छेद है 352, 56, 360, ये अनुच्छेद देख लीजिएगा। आपातकालीन घोषणा किन किन अनुच्छेदों में होती है, कौन सी आपातकालीन में किस किस घोषणा होती है, ठीक है। फिर राजनीतिक पुस्तकें और लेखक देख लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल जितने भी बुक हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपल देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे, हाँ या दिमाग में बैठ जाए, समझिए वही आएगा, क्योंकि पुस्तकें जो है बहुत कठिन नहीं आती हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। आपको पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक और उनके लेखक भी देख लीजिएगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना है, जो कि पंचवर्षीय योजना आप जो योजना आयोग के अंतर्गत होता था, पंचवर्षीय योजना, जब अब नीति आयोग बनी है, तो पंचवर्षीय योजना जो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो भी योजनाएं लागू होंगे उनके उद्देश्य आपको देख लेना है और ये सन भी देख लेना। एक आप सन देख लोगे तो शायद आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना आप देख लेना। वर्तमान में जो सक्रिय योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, वो आपको देखना है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री द्वारा काम किए जा रहे हैं वर्तमान में, उन सारी योजनाओं के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनगणना जो है 2011 का, जो भी जनगणना में जो भी पॉइंट है आपको, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला जो सबसे बड़ा शहर, उसके बाद जो भी है जनगणना के साथ जो भी चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर राजस्व देख लीजिएगा, राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से कर हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर किस तरह है, ठीक है। और जीएसटी के बारे में भी आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा। फिर बैंकिंग प्रणाली देख लीजिएगा, बैंकों की जो है वो बैंकिंग सिस्टम कैसे आई भारत में, ठीक है, पहला बैंक कौन सा था, ठीक है, पहला भारतीय जो ब्रिटिश बैंक था वो कौन सा था। वैसे ये देखिए आरबीआई की स्थापना को पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा बैंकिंग प्रणाली,
ठीक है। और आज वर्तमान में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन बैंकों को इमर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। अब देखिए जनरल साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए भौतिक राशियों में उनके मात्रक, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और ठीक है उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछता है कि वो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। सॉरी, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है। लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक है। तो ये ऐसे ही जो भी है दाब है, जो भी यूनिट है, आवेग संवेग जो भी है, वेलोसिटी मोमेंटम एवरीथिंग जितने भी है यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यंत्र, उपयोग और उनके खोजकर्ता। कोई भी यंत्र है जैसे एनोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, ठीक है, जितने भी यंत्र हैं उनके कार्य क्या है, उनके वर्ग क्या है वो, और जो उस यंत्र की जो खोजकर्ता है उनका नाम, बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद पीएच मान आप लोग याद कर लीजिएगा, विभिन्न सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जो है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु जो 2 या 3 धातुओं से मिलकर बनती है उसको मिश्र धातु बोलती है, ठीक है। तो जो मुख्य मिश्र धातु है उनका नाम और उनके जो संगठन जो तत्व मिलकर बने हुए हैं वो चीज आप याद कर लीजिएगा। फिर केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस है, जो मुख्य सब्सटेंस है, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनका केमिकल नाम आपको याद कर लेना है कि उनका केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद है कोशिका का अंग, मतलब पार्ट्स ऑफ सेल और उनकी खोजकर्ता, जो सेल है उनके किसने खोज किया, कौन डिस्कवर किया, ये आपको याद करना। फिर विटामिन, विटामिन का नाम आपको याद करना है, उसका कार्य क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो विटामिन मतलब विटामिन ए किस, जैसे विटामिन ए किससे मिलता है, क्या खाने से मिलता है, ठीक है। और उसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग जनरल साइंस में याद कर लीजिए। कुछ और भी बेसिक है आप लोग इसमें भी याद कर लीजिएगा, जनरल साइंस में बहुत कुछ है याद करने के लिए, लेकिन ये जो है इतना जो है वो मुख्य है, इतना चीज एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है इन सब चीजों से, ठीक है। और भी जनरल साइंस में बहुत कुछ चीजें हैं जो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इतना जो चीज है ना वो मुख्य चीज है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है।